एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है और दूसरा बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश है। इन दोनों में डिफरेंस है बैकग्राउंड का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, क्या कोई भी दो बच्चे बराबर लेवल के हैं? अब आपकी पढ़ाई, उसके बाद आपके पास अवेलेबल टाइम। Friends, some of the significant questions were discussed in the last episode and there is much more to be discussed in this episode. सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर टाइम देने की बात करें तो डेली कम से कम उसे कितना डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, या कितने टाइम के बाद वो एग्जाम क्लियर कर सकता है? डेली के हिसाब से अगर हम बात करें कि इतना टाइम तो कम से कम चाहिए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। आपने खेती करी हो चाहे ना करी हो, आपने खेती और खेत सुने तो होंगे। बिल्कुल। एक तो उपजाऊ जमीन होती है, उपजाऊ जमीन के अंदर आपने बीज डाला और अच्छी फसल हुई जी। और एक होती है बंजर जमीन। आप कितनी मेहनत करके, कितनी तैयार करके उसमें बीज डालो, उगेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बंजर और बिल्कुल उपजाऊ के बीच की भी कुछ जमीन होती है। बिल्कुल वही मामला होता है बच्चों का भी। ठीक है। एक जो ये दौर है, हम लोग एक दौर देखें जब देश आजाद हुआ। देश आजाद होने से 1970 तक जितने लोग पढ़ते थे सब लोग सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही कम थे, कंपटीशन कम था। हाँ। 70 के दौर में आकर के जो है बेरोजगारी का मामला बना। लोगों के पास डिग्रियां थी, नौकरी नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से जो पूछा गया था कि मेरे पास डिग्रियां हैं, रोजगार कहाँ है? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मामला था कि गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, उस कैंपेन का क्या हुआ और देश में इमरजेंसी लगी। लेकिन उस टाइम तक पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई थी और जॉब्स कम हो गई थी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने बहुत नौकरियां निकाली थी। पब्लिक सेक्टर को उसने बहुत ज्यादा डेवलप किया था। उसने नवरत्न बनाए थे देश के अंदर, नौकरियों की भरमार थी। प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक किया गया था, लेकिन नौकरी देने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा नौकरी नहीं मिल सकती है। और पढ़ने लोग ज्यादा लग गए थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हुई। तो एक दौर वो था कि आप पढ़े और जॉब लग गए कि अचानक से बहुत सारे लोग निकल के आए जिन्होंने डिग्रियां ली, क्वालिफिकेशन ली और आगे बढ़े। हाँ, वो जॉब तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो कंपटीशन का दौर वो आया और बेरोजगारी का दौर आया और उसकी के अंदर इमरजेंसी भी लगी थी। अच्छा। जेपी मूवमेंट हुआ था, वो सारी बातें। अब उसके बाद आगे फिर भारत तो फिर से जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश करी 84 तक बहुत सारी चीजों का, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके अंदर जो ये नवरत्न, महारत्न जितनी भी कंपनियां थी ये सब बनाई गई थी। रेलवे का बहुत विकास किया गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा विकास किया गया था। बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिला था। और उस टाइम पर जो है ना, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी था। उसके बाद फिर जो है राजीव गांधी जी, फिर कंप्यूटर आया, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर फिर मामला जो है और डगमगाने लग गया। अब जब कंप्यूटर आ गया तो एक कंप्यूटर 20 आदमियों का काम करने लग गया, तो वहां से जॉब्स रिड्यूस होने लग गई। अब राजीव गांधी जी भी फिर जो है चले गए, बहुत लंबा टाइम उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद फिर जो है सरकारें उतनी स्टेबल नहीं हो पाई और जो उस प्रकार से उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के उस सेकंड टेन्योर के बाद की बात करें हम 80 से 84, तो उसके बाद गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, सबको शिक्षा दो, सबको शिक्षा, सबको काम, इस प्रकार की चीजें खत्म हो गई। वो खत्म ही हो गई। ये नेशनल एजेंडा ही नहीं है। अब आपको सुनाई नहीं देता होगा किसी भी इलेक्शन में, चुनाव में, कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबके जो है फ्यूचर को जो है सेव किया जाएगा। ये मामला ही खत्म हो गया। अब जो है बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। बेरोजगारों को भत्ता नहीं चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। अब बूढ़ों को जो भत्ता मिलेगा, पेंशन इतनी मिलेगी। अब किसी भी पार्टी के एजेंडे देख लो ना, अब जो जैसे अब जो 24 में फिर इलेक्शन होने वाला है, एजेंडे देखो, उस एजेंडे में कहां सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबका अच्छा फ्यूचर, कहां है? किसी भी नेता के पास ना तो एजेंडा है, पूरी भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला हो गया है। तो ऐसे केस में जब कोई भी लीडर के पास विजन नहीं है, उस टाइम पर चिंता की बात और ज्यादा हो जाती है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार की शिक्षा दें और किस रास्ते पर उनको आगे बढ़ाएं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1990 में नई शिक्षा नीति आई, एलपीजी की नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका असर अब दिख रहा है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, पहले जो ना रूल्स थे कि इन चीजों के अंदर सिर्फ लघु उद्योग काम करेंगे, इनके अंदर मीडियम उद्योग काम करेंगे, इनमें बड़े भी लग सकते हैं, छोटे भी लग सकते हैं। अब क्या हो गया, अब कोई कुछ भी करे, सरकार की तरफ से कोई मामला नहीं है। अब पहले बकरी को शेर नहीं खाएगा, सरकार का प्रतिबंध था।
अब लिबरल है, अब बकरी अपनी जान अपने आप बचाए, शेर अपनी जान अपने आप बचाए, और सब चीजें खुली छोड़ दी गई हैं बाजार के भरोसे। और जो ये समाजवाद और ये सब चीजें थी, वो शब्दों को संविधान से ही हटाने की जो बातें चल रही है कि इन बातों को हटा दिया जाना चाहिए, और अधिकतर पीएससीओ को जो है प्राइवेट जो है हाथों में दिया जा रहा है। अभी जो है इस सरकार में तो और ज्यादा तेजी हुई है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पहली सरकारों का काम नहीं था। 1990 से और आज जो हम 2023 में बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये 33 साल हो गए। इसमें सभी पार्टियों की सरकारें आई और सभी पार्टियां एक ही एजेंडे के ऊपर चली हैं। कौन सी पार्टी ऐसी थी कि हम निजीकरण नहीं करेंगे? प्राइवेटाइजेशन लगातार हम बढ़ा प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। अब आप विदेशों में बनी हुई चीजें, छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर मिलती हैं। पहले 2-3 साल बाद आती थी, अब 2-3 दिन बाद आ जाती है, 2-3 दिन बाद आ जाती है। दूसरी बात, अब जो कोई केरल में कोई फल हो रहा है तो आपके हाथ में है, बिल्कुल है। श्रीनगर का फल आपके हाथ में है। कोई भी चीज अब ऐसा ऐसी कब नहीं होता है कि लगती। जैसे हिमाचल घूमने गए तो वहां अरे ये नया फल, तो इसको लेके चलते हैं। सारी चीजें हमें देखते हैं। हाँ, सारी चीजें यहाँ दूसरी पर- कंट्री की जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें यहाँ दिख जाती तो है। ये ग्लोबलाइजेशन है। बिल्कुल। वो जो चीजें जो है, जैसे एक मामले में ये सही है, एक मामले में गलत है। अब वो मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू की सीमा होगी, कितना लंबा हम बनाएंगे तो ये गड़बड़ है। लेकिन पिछले 10 साल से पढ़ाई का जो तरीका बदला, फिर पिछले 5 साल से जो पढ़ाई का तरीका बदला, और फिर जो कोविड के बाद से तरीका बदला, और जो पिछले 6 महीने का तरीका बदला, तो अगले 5 साल के बारे में इमेजिन करके आज दुनिया किस रास्ते पर चल रही है देखना होगा। इस टाइम पर रोजगार ना होने के कारण हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हम हरियाणा में बैठे हैं। सोनीपत उसका भी चरम है। सोनीपत में चरम सीमा पर है इस चीज जी, में। अपराध में और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, पर सत्य बात तो टीचर को बोलनी पड़ेगी। उसके बिना फिर जो बातें क्या हुई। अगली बात मैं करूं तो जितने लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब उनको जो है ना उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका इतना जो है डाटा नहीं है, और उतना उनके पास जो है सामर्थ्य नहीं है कि वे विदेशों में जाकर के प्रॉपरली सेटल हो। तो वे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन बेच रहे हैं, डोंकी वीजा के ऊपर अमेरिका में या कहीं और जाकर के सेटल हो रहे हैं, कनाडा और वहां जाकर के जो है जैसे रहता है। लेबर का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वहां जाकर के जैसे 50-40 लाख रुपए लगा करके और लेबर का काम करके जो ये मामला जो हो रहा है, तो अगले 5 साल बाद किस प्रकार से ये बंद होगा, ये बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब यहां रोजगार कम होगा कि ज्यादा होगा, अगली नीतियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी। तो जब इस प्रकार का एक माहौल बन गया है, अभी जैसे बहुत जो है डंके की चोट के ऊपर बोला जाता था कि 106 यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई हैं, और मेरे ख्याल से 1000 करोड़ डॉलर का कुछ मामला होता है, 100 बिलियन डॉलर का मामला होता, उतने पे यूनिकॉर्न कंपनी बनती है। तो 106 यूनिकॉर्न कंपनी भारत में बनी, बहुत बड़े लेवल पर जो है मेक इन इंडिया भारत में बनेगा, ये होगा वो होगा। उन कंपनियों में से शायद 13-20 से कम है। अब एग्जैक्ट में डाटा देख के नहीं आया कि मुझे बोलना है, अब ये जो चलते चलते जो है फिर इसमें आया है, तो 20 से कम कंपनियां जो कि प्रॉफिटेबल है, अच्छा, बाकी सभी लॉस में है, ये जिनका जो डंका 106 पीटा जा रहा है। जैसे 106 हाँ, यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें जो जो Make भारत in ने India विकास में। कर दिया, मेक इन इंडिया ये हो गया वो हो गया। जो सर, मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आज सुबह की बात है, डिफेंस में पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो 663 करोड़ का था, और इस फाइनेंशियल ईयर में वो 16,000 करोड़ का हुआ है। तो ये सच है या ये भी बस ऐसे हाइप बनाई जा रही है? जैसे मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूं, जैसे मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर इस प्रकार की न्यूज तो बहुत सारी देखी जाती है। पर ये न्यूज तो किस प्रकार से है, जिस चीज को कोई आदमी फैक्ट चेक नहीं कर सकता तो कुछ भी बना दो। हाँ, वो फिर ये है कि अगर वो क्रॉस चेक नहीं कर सकते, अगर उसको आरटीआई की थ्रू पता नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना, जिन चीजों के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना जिनके अंदर डाटा मैनिपुलेट होकर के चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो वो मामला गड़बड़ का है। तो उन मामलों से जो है जैसे बचे हैं, और हम ऐसे जो है डाटा देने से बचे तो ज्यादा जो बढ़िया। इन्फॉर्मेशन हो तो सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक हो। हाँ, तो अब हम जो बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर जो बात कर रहे हैं, अब आगे गवर्नमेंट जॉब्स का सेक्टर क्या जो है फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, प्राइवेट जॉब्स का क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, आगे बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हम जैसों का टाइम था, उस टाइम पर क्या था, कुछ भी नहीं है तो चलो एक दुकान करवा दी, और दुकान के सारे जो जिंदगी कट जाती थी लोगों की। अब तो जिनकी दुकानें हैं वो दुकानें ही बंद हो रही है ना। अब अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है, अनसर्टेनिटी और जो है चेंज ऑफ एरा का माहौल चल रहा है। तो आगे जाकर के क्या मामला सेटल होना है, किस प्रकार से एजुकेशन होगी, किस प्रकार से लाइफ होगी, किस प्रकार का करियर होगा, इस टाइम पर इस कहना मुश्किल है। धूल में चल रहा पूरा देश।
अब आगे ये धूल कैसे छटेगी और किस प्रकार से जो मामला निकल के आएगा, ये खुली आंखों से देखने वाली चीज है। और जो आदमी इस बात को देख रहे हैं वो आदमी समझ रहे हैं। अब कभी जो है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, सीएम के साथ, बाकी लोगों के साथ कितनी ही बार बातचीत हुई है, बोला नई एजुकेशन पॉलिसी बन गई है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी बन गई है तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कौन करेगा? टीचर्स तो एक भी रिक्रूट नहीं किया। अब नई एजुकेशन पॉलिसी की ट्रेनिंग का कोई रास्ता नहीं है। अब इसको ऊपर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और जो ये बातें कह रहे हैं, अब मैं अपने इस इंटरव्यू की लिमिट्स में रहूंगा, इसको मैं बहुत ज्यादा उस पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपका मन बने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैं क्या सोचता हूं, दोबारा से पूरा बना करके पूरा इंटरव्यू अलग बन सकता है, एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो है ना, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी कारगर सिद्ध होगी, कितना अच्छा करियर लोगों को दे पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके ऊपर मामला है। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में बनी थी, 2010 में लागू हुई थी, सरकार थी कांग्रेस की। नो डिटेंशन पॉलिसी में कितना अच्छा लगता था, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबके लिए, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, बच्चों को ना फेल करना, ना पीटना, ना धमकाना, ना कुछ भी करना। बच्चा पढ़ेगा क्यों? एक डर, और यही हाल हुआ। एक डर तो होता था कि पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर है, टीचर का डर होता था। अब वो टीचर का डर खत्म है, पेपर में फेल होने का डर खत्म है, किसी भी चीज का डर खत्म है। तो फिर ये हाल जो हो गया ना पढ़ाई का, ये इसके कारण हुआ है। एक पॉलिसी जो बनती है उसका असर जो आता है तो 20-20 साल बाद ही तो दिखेगा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो 2010 में लागू हुई थी, 2023 में बैठ करके अब जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो माथा पकड़ते हैं हम। 2008 में जो पढ़ाई का लेवल था वो 10 में नहीं था, जो 10 में था वो 12 में नहीं था, जो 12 में था वो 14 में नहीं था। हमने इस पढ़ाई के लेवल का पतन देखा है, गिरते हुए देखा लेवल। अब तो भाई साहब बोले क्या, अब कोविड प्रोडक्ट आ गए, जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए, जिन्होंने पहले तो फेल नहीं करना, पेपर तो देना था, बस कल क्लास देखी, पेपर ही नहीं दिया, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब वहां पर क्या कहें, उस जो जिन बच्चों को जो बंजर जमीन है वहां पर हम फूल उगाएं, उसके लिए चैलेंज ज्यादा है। इसलिए टाइम का नहीं पता होता, टाइम कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। आपका नॉलेज और मेरा लेवल बराबर थोड़ी है नहीं। अब जो बच्चे 4 बैठे हैं क्लास में, किसको बताएं किसका लेवल क्या है? तो किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते हम कि इसको कितने दिन पढ़ना पड़ेगा, इसको कितने दिन पढ़ना पड़ेगा। पर हां, इतनी बात मैं जरूर बोलता हूं, जो ये दौर चल रहा है ना, इसमें लोग पढ़ कम रहे हैं, इसलिए हम नौकरी की 100% गारंटी देते हैं। हम जैसे कितने इंटरव्यू में बात होती है, एक इंटरव्यू चल रहा था, एंकर ने पूछा, बोला परिमल जी आप बोलते हो कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, नंबर 2 आप बोलते हो सरकारी नौकरी की 100% गारंटी है। आप ये विरोधाभासी बात कैसे कर, जैसे सरकार निकाल नहीं रही भर्ती और आप नौकरी की 100% गारंटी। मैंने उनको कहा साहब आप मेरे को ऐसे नहीं फंसा सकते, दोनों बातें सुनो। आप बीच में बोलोगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, और आपकी समझ में नहीं आएगा तो दर्शकों की समझ में नहीं आएगा। भर्तियां हैं देश में 2 लाख और भर्ती हो रहे हैं 50,000, तो क्या हम 50,000 से 2 लाख करवाने के लिए आवाज ना उठाएं? सरकार ने पद कम कर दिए। अब हरियाणा के अंदर 2 लाख के आसपास पद खाली पड़े हैं जो कि सरकारी नौकरियां होनी चाहिए। या तो ये जो है स्किल इंडिया, ये हरियाणा रोजगार कौशल निगम, इसके तहत प्राइवेट नौकरियां दी गई हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जो है इसमें रोडवेज में जो है लगा दिए गए कंडक्टर, तो किसी को पता ही नहीं चला भर्ती कब निकली कब लगे। तो इसके अंदर जो ये जो है गोलमाल करने वाले लोग होते ना, ये हर जगह होता है। आप मेरे को 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, मैं आपका काम करवाऊंगा। इस प्रकार से हर जगह पर जो है इस तरह के लोगों को चांस मिल जाता है, बहुत ज्यादा चांस मिल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चला। अभी जो है ये हरियाणा जो इस प्रकार का मामला था, तो इस टाइम पर जो परमानेंट भर्तियां होनी चाहिए, तो क्या हम आवाज उठाएं कि ना उठाएं, और क्या हम ये बात बोलें कि ना बोलें कि भाई इस प्रकार से कंडक्टर की भर्ती टेस्ट लेकर के प्रॉपर भर्ती प्रक्रिया के तहत और पक्के क्यों नहीं लगाए गए? जिन लोगों को कच्चे लगाएगा उनका भी जो नुकसान है, अभी तो 2-4 साल उनको लगाए रखेंगे, फिर उनको हटा देंगे, फिर वो कहां जाएंगे? पूरा प्रोसेस हुआ और उसके बाद उनको परमानेंट जॉब नहीं दी गई। पर परमानेंट जॉब नहीं दी गई, तो परमानेंट जॉब मिले तो जो लोग लगे हैं उनका भी फायदा है, स्टाफ का भी फायदा है, जैसे बोर्ड का भी फायदा है। एक परमानेंट कर्मचारी ज्यादा ईमानदारी से बढ़िया काम करता है, और वैसा आदमी कैसे काम करेगा? उसको जो लगता है कि क्या पता अगले साल आना है कि नहीं आना है, क्या करना है क्या नहीं करना, अपना टाइम पास करता है, जिसके कारण महकमों का सत्यानाश पेटा पड़ा है। तो ये गड़बड़ है। तो हम लोग
कि भर्तियां परमानेंट हो, इसके लिए आवाज उठाएं कि ना उठाएं, और हम उठवा करके कम से कम कुछ तो बढ़वाते हैं। अब ग्रुप सी में 40,000 के आसपास भर्ती होंगी, ग्रुप डी में 20,000 के आसपास भर्तियां होंगी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कुल मिलाकर के इसमें 20,000 के आसपास भर्तियां होंगी। फिर जो है आर्मी में भर्तियां हो रही है। तो इस प्रकार से लाखों भर्तियां होती हैं, उनमें बच्चे लगते हैं। भर्तियां और ज्यादा होनी चाहिए, और जो ये ठेके के कर्मी हैं वे नहीं होने चाहिए। तो ऐसा मैंने उनको एंकर को समझाया, तब बोला फिर ठीक है। तो बात ये होती है ना, जैसे मसले का पता नहीं होता, इस टाइम पर जितने पद हैं उतने बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वे सब लग जाएंगे। सर, अगर वो ठीक से पढ़ाई कर लें तो सबको जॉब मिल सकती है। इसलिए यही मैं बता रहा हूं। और गवर्नमेंट उन पद के बदले वैकेंसीज निकाल रहे हैं, निकालती है। मोहित जी, आप अपना काम कर रहे हो ना, तो आप बिना टीम कैसे कर लोगे काम? बिल्कुल भी नहीं। कर्मचारी चाहिएंगे। अब मैं सेंटर चला रहा हूं, बिना टीम के कैसे कर लूंगा काम? कर्मचारी चाहिएंगे। कोई भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, कहीं पर भी काम करते हो, बिना आदमियों कैसे काम चलेगा? तो रेलवे बिना आदमी कैसे चलेगी? रोडवेज बिना आदमी कैसे चलेंगे? पुलिस बिना आदमियों के कैसे चलेगी? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये भारत देश कहीं पर जाना होगा इसको। भारत सरकार को कहीं जाना हो, हरियाणा कहीं जाएगा, हरियाणा सरकार कहीं जाएगी, तो हरियाणा सरकार को चलने के लिए हरियाणा सरकार में कर्मचारी चाहिए, भारत सरकार को चलाने के लिए भारत सरकार में कर्मचारी चाहिए। पहले योजनाएं थी कम, अब योजनाएं हैं ज्यादा। उसके हिसाब से आदमी भी ज्यादा चाहिए, कर्मचारी भी ज्यादा चाहिए। हाँ, डिपार्टमेंट ज्यादा। जो पहले लोग बोलते हैं ना कि ये भर्तियां कम होती जा रही हैं, भर्तियां कम वैसे नहीं हो रही, भर्तियां बढ़ रही हैं। पहले सामाजिक स्कीम कितनी होती थी, अब सामाजिक स्कीम कितनी है? बिना आदमियों कैसे काम करेंगे? योजना है, ये योजना, वो योजना। अब से 20-25 साल पहले देखें तो एक गांव में कितनी जमीन बिकती थी? क्या हो गया, साल 2 साल में, 4 साल में, का किला बिक गया, कोई प्लाट बिक गया। अब क्या हो रहा है? अब सुबह किसी ने ले लिया, शाम को किसी ने ले लिया। डेली डीलिंग होती है वहां पर। तो इतने जो डीलिंग होती है, तो इतने जो क्लर्क, पटवारी, तहसीलदार भी है, तहसीलदार पूरा का पूरा जो है इन्वॉल्व है शुरू से लेकर। पहले कितने थाने थे सोनीपत में, अब कितने थाने हैं? तो बिना कर्मचारियों के काम चल रहा है। कर्मचारी बढ़ रहे हैं, वही थाने बढ़ रहे हैं। चौकी पहले जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर कितनी चौकियां थी, अब कितनी चौकियां हैं? पहले कितनी जो है देश में जो वो थी सुरक्षा, अब कितनी सुरक्षा है? हम अपने सोनीपत का एग्जांपल देख ले, पुलिस वाले पहले कितने थोड़े दिखते थे, अब हर जगह पुलिस वाले दिख जाते हैं, हर जगह। और थाने कितने हैं? पहले जो है होता था, पेट्रोलिंग बहुत कम होती थी। पहले एक थाना होता था, फिर 2 थाने हो गए, 2 थानों में एक जो सिटी था, एक सदर था। लेकिन अब थाने कितने हैं? कहीं सिविल लाइन थाना, कहीं सिटी है, कहीं सदर है, कहीं सेक्टर 27 थाना, कभी कुछ है, कहीं कुछ है। थाना है। तो जो कितने हो गए, जो बालगढ़, मुरथल, अब जो है फिर मोहाना, गोहाना, खरखोदा, अब जो सोनीपत में कितने थाने में सारे बता नहीं सकता। डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है वैसे जो है जैसे कर्मचारी बढ़ रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट जो चाहता मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, 1-2 साल की तैयारी करनी पड़ती है आज के टाइम पर। बस पढ़ाने वाले सही होने चाहिए। एक गड़बड़ ये भी है इसमें, जैसे इसमें कोई जो है वो तो है नहीं, सरकार का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, इसमें कोई जो है कोई जॉब के लिए टेस्ट और ये सब चीजें भी नहीं है। सब लोगों ने अपने सेंटर खोल रखे हैं। अब जिसका कहीं काम नहीं बना, 2-4 साल घूम करके उसको पता चल जाता है ऐसे करना होता है, करने लगते हैं। अपनी नौकरी लगी नहीं तो दूसरे ही कैसे लगवाएंगे? तो इस तरह के लोग बहुत है मार्केट में, जिनकी कभी खुद नौकरी लगी और वो गारंटी लेते हैं कि आपकी नौकरी लगवाएंगे। तो जो है जैसे भाई आपको इंटरव्यू लेना नहीं आता, तो आप इंटरव्यू लेना कैसे सिखा दोगे? आपको रोटी बनानी नहीं आती, आप रोटी बनाना कैसे सिखा दोगे? आपको वीडियो बनाना नहीं आता, वीडियो बनाना कैसे सिखा दोगे? पहला काम होता है, पहली रिक्वायरमेंट है आपको वो काम आता हो, खुद आता हो आपको। हाँ, तो जैसे जो है ना इस काम के ऊपर, जैसे हम लोग हैं, अब मैं क्या कहूं, 100 से ज्यादा फर्स्ट रैंक आए मेरे एग्जाम्स में। 100 से ज्यादा फर्स्ट रैंक, 300 से ज्यादा मेरे फाइनल सिलेक्शन है जी। जितने फॉर्म निकलते थे मैं सारे फॉर्म भरता था। मैं पहली बार पढ़ते ही पढ़ाने लग गया। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है ना, जैसे ईमानदारी ये होती है कि क्या मैं अपने आप नौकरी लग सकता हूं जो दूसरों को पढ़ा के उनकी लगवा दूंगा मैं? तो जब मैं अपनी ही नहीं करवा सकता तो दूसरों ही क्या करूंगा? तो मैं जो है ना बहुत फॉर्म भरता था और मेरे सारे फॉर्म लगते थे, और मैं नैतिक मोराल के साथ जाता था क्लास में और बोलता था कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरे पीछे ना तो कोई बैकग्राउंड, ना तो मेरा बाप सेठ था, ना नेता था, ना अफसर था, ना मेरे कोई रिलेशन में है, ना कुछ भी है। गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं था आपके परिवार से? कोई भी नहीं था। मेरे पिताजी किसान थे, और जब मैं कॉलेज में फाइनल हुआ तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। फिर अपने आप रास्ता ढूंढा, अपने आप पढ़ाई करी, और अपने आप पढ़ाई करके वहां तक पहुंचे। नौकरी तक पहुंचने से पहले मैं पढ़ाने लग गया। शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा भी नहीं लिया होगा, अपने आप ही सब कुछ किया होगा? नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा ना, वहां पर। अच्छा। दिल्ली में पढ़ने गया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पर मैं पढ़ा, वहां तैयारी की। जहां मैंने तैयारी की वहीं पर उन्होंने मेरे को टीचर रख लिया। बोला तू पढ़ने के लिए थोड़े है, पढ़ाने के लिए आजा, तू पढ़ा। कितने समय बाद हुआ ये आपकी तैयारी के बाद?
मैंने एक बैच पूरा पढ़ा था, उसी बैच में ही मुझे ऑफर किया था कि तू पढ़ा लेना। मैंने कहा सर मैं बैच पूरा तो करूंगा और मैं अपनी नौकरी लगने आया हूँ, मैं तो नौकरी लगूंगा। टेस्ट देते ही बोला, टेस्ट देते ही मिलना, टेस्ट देते ही मैं मिला, तभी जो मेरे को लगा लिया। और फिर मैंने कंटिन्यू कई साल तक दिल्ली में पढ़ाया। जैसे बिजनेस की बात होती है, बिजनेस कैसे करे, तो मैं अपना एग्जाम्पल इसमें बहुत बढ़िया देता हूँ। भाई मेरे को कोचिंग सेंटर करना था, तो मैंने कई कोचिंग सेंटरों में अलग अलग जगह पर खूब पढ़ाया जी। वहां पर पानी कैसे पिलाते हैं, सफाई कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, पर्चे कैसे बांटते हैं, एडमिशन कैसे होते हैं, बच्चे कैसे आते हैं, सफल कैसे होते हैं, स्टाफ मेंटेन कैसे होता है, टीचर कहां से आते हैं, सारी बातें देख ली। ऊपर से नीचे तक सारा प्रोसेस, ऊपर से नीचे तक सारा प्रोसेस कर लिया जी। तो मैं तो जो है ये बोलता हूं, जैसे जिस आदमी को जो बिजनेस करना, किसी को कपड़े की दुकान खोलनी है, तो कपड़े की दुकान किस एरिया में खोलनी है और किस लेवल की खोलनी है, अपने लेवल की दुकान देख करके उस एरिया में जाकर के, चाहे वो तुमसे सफाई करवाए, गेट की चौकीदारी करवाएं, उसके पास नौकरी करो, उसके पास नौकरी करो। आप जो ना जैसे पानी पिला रहे हो, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन चाय पिलाने वाला नहीं आएगा, बिल्कुल, वो तुम्हें अपने आप कहेगा यार आज चाय पिला दे। अब आप अपने काम को इतना परफेक्ट रखो ना, उसको लगे कि हाँ ये सही है, इसको चाय के लिए रखा जा सकता है, हाँ, पानी के लिए नहीं बना। हाँ, बिल्कुल। अब जो चाय पानी का काम दे देगा, हर एक आदमी चाहता है मेरा काम हो। अब कोई तो दिन आएगा जिस दिन कोई कपड़े को पैक करने वाला नहीं आएगा, तो कपड़ा पैक करवा लो। अब आप काम उसको इतना साफ कर लो, अपने काम को, अपना काम तो करते रहना है। दिक्कत क्या होती है ना, जो अपना काम है ना उसको छोड़ के दूसरे को करेंगे तो बड़े पर डांट पड़ेगी, फिर लापरवाही आएगी। अपना काम पहले परफेक्ट करो, अपना काम परफेक्ट करने के बाद कुछ टाइम एक्स्ट्रा चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी दुकान को समेटने में लगवा दो। अपना हुनर दिखाओ कि मेरा हर एक आदमी को लगेगा अपना हुनर दिखाओ, नहीं डेवलप करो। हर एक आदमी चाहता है, हर एक आदमी कामचोर है, मैं भी कामचोर हूं, आप भी कामचोर हूं। अगर कोई आदमी होता कि मोहित की जगह बैठ करके इंटरव्यू ले लेता तो आप आराम कर लेते, वो इंटरव्यू ले लेता। अगर कोई आदमी ऐसा होता जो मेरी तरह इन बातों को बोल देता तो मैं आराम कर लेता, वो इंटरव्यू दे देता, है ना। मैं क्लास में ना जाऊं, मेरी जगह कोई और पढ़ा। हर एक आदमी बेसिकली कामचोर है। अंदर से मन तो यह कि भाई हमारे जब आपको ऑप्शन नहीं मिलते ना, तब दिक्कत है। आप ऑप्शन बनिए। जो काम है ना, नजर अगले पर, ये काम करते ही नजर अगले पर, ये करते ही नजर अगले पर। हर एक आदमी, मैं तो अपने स्टाफ में यहाँ पर मीटिंग में बोलता हूँ कि क्या कोई माई का लाल है जो इस कुर्सी पर आकर बैठे और मुझे आकर के स्टाफ की मीटिंग ना लेनी पड़े, मुझे आकर के ये सब मैनेज ना करना पड़े, मुझे आकर के बाकी काम ना करने पड़े। और बहुत डेवलप भी हुआ स्टाफ, ऐसी बात नहीं कि स्टाफ डेवलप नहीं हुआ है, पर मैं अपना काम और देख लूंगा। तुम लोगों में से का तो ऐसा होना चाहिए, मैं अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढता हूं कि कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए मेरी जगह, मुझे रिप्लेस माई सेल्फ, जो मुझे रिप्लेस माई सेल्फ। मैं जो काम आज कर रहा हूं, स्टाफ इस काम को करने लगे तो मैं अगला करने लगूं, और मैं यही फंसा रहूंगा तो आगे कहां बढ़ा। तो ये हर एक आदमी को, जैसे बिजनेस करने का तरीका ये होता है। आप जो भी काम करना, अरे किसी को रेस्टोरेंट करना है तो वहां जाओ, सफाई करो, वेटर बनो, पानी पकड़ाओ, कुकिंग करो, जो भी करो। 365 दिन एक जैसे नहीं होते, गर्मी सर्दी बरसात आती है, हर तरह की सिचुएशन है, हर लोग छुट्टी मारते हैं, कुछ ना कुछ होता है, इमरजेंसी होती है, काम चोरी होती है, बाकी चीज होते हैं। आप रिप्लेस करते जाओ और हर एक काम को हुनर बनाओ। आपको जो काम है ना, जैसे अब कोचिंग सेंटर में तो मैंने सफाई करी है भाई साहब, अच्छा, मैंने पानी भी भरा है, टॉयलेट भी साफ किए हैं, क्लास में कम जो है पोछे मारे हैं, झाड़ू लगाया है, पंखे साफ किए हैं। अब जो काम बताओगे ना, सारे काम किए हैं। अब जो काम नहीं हो रहा ना, जहां दिक्कत आती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सर ये हो गया तो मैं हूं ना और फिर वो सारी चीजें सेटल होती है, फिर आपको चिंता नहीं होती, फिर सही काम होता है। ये बिजनेस करने का तरीका मुझे लगता होना चाहिए। बात गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब 10वीं क्लास से भी तैयारी हो सकती है, 8वीं से भी हो सकती है, 5वीं से भी हो सकती है। हम लोग तो जो 12वीं क्लास के बाद पढ़ाते थे, पहले हमारे पास बच्चे आते थे ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन करके फिर हमें लगा कि 12वीं बाद बच्चे पढ़े, 3 साल जो कॉलेज में जाते, 3 साल तैयारी हमारे साथ करें तो गवर्नमेंट जॉब भी हो गई और कोरस्पॉन्डेंस से बीए कर लो, दोनों काम इकट्ठे हो गए। और ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं में आए, ग्रेजुएशन करते करते जॉब भी लग गए और ग्रेजुएशन भी हो गई और सिलेक्शन हो गया उनका, सिलेक्शन हो गया। अब जो है ना, जैसे जो स्कूलों का हाल और बाकी जगहों का हाल है, जो मैं अभी बता रहा था कि नो डिटेंशन पॉलिसी प्रोडक्ट्स और कोरोना प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आता उनको, तो उन्होंने स्कूल में वो जो टाइम दिया उसका क्या फायदा हुआ। तो हम लोग स्कूली लेवल पर आ गए, पढ़ाई में आ गए, तो जो पढ़ाई है वो डिग्री के साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी उनकी करवा देते हैं, और बाकी जगहों पर उनको जाना है तो उसमें भी हो सकते हैं। तो हम लोग तो जो ना जो बात बोलते हैं, जैसे हमने 2 साल पहले स्कूली एजुकेशन स्टार्ट की और हमने बोलना शुरू किया भाई गांव-गांव से सरकारी नौकरी, तो ऐसा पूरे हरियाणा में एक भी गांव ले आओ कि आईसीएस में पढ़ के सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ। पूरे हरियाणा का छोटा बड़ा कोई भी दफ्तर ऐसा ले आओ जहां आईसीएस का स्टूडेंट नौकरी नहीं कर रहा, बैठा होगा, हर जगह हर जगह हर जगह, हर गांव में हर जगह पर
हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में हर मिलेगा। महकमे में नहीं, हर ऑफिस में, ऑफिस में मिलेगा, हर ऑफिस में। तो हर जगह पर जो है हमने इतने लोगों को कामयाब बनाया है। तो हम लोग जो ना जो ये सब चीजें करते हैं, तो फिर सर अगर आपने स्कूल में पढ़ाया होता तो मजा आ जाता। तो जो स्कूली लेवल है तो हमने वहां से शुरू किया। तो ये सोच वहां से डेवलप हुई कि हमें क्यों ना स्कूल फाउंडेशन टाइम से स्टार्ट करें। अरे बहुत सारे इंटरव्यू लेने आते हैं। अब जो है ना, मैं दिल्ली पढ़ाता था जी, बोला आप दिल्ली से सोनीपत आए, लोग तो सोनीपत से दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली में कामयाब होकर सोनीपत आए, और सोनीपत में कामयाब होकर के जो आप गांव में जा रहे हो। मैं तो ये सोचता हूँ गांव से भी आगे बस्तियों बस्तियों तक जाऊं और एजुकेशन को इतना वास्ट बना दूं और सस्ता बना दूं और सुंदर बना दूं और बिल्कुल आसान बना दूं कि हर बच्चा पढ़ पाए, अप्रोच में हो। हाँ, हम लोग भाई साहब 1 साल की फीस 6,000 रुपए लेते हैं। जिस दिन पढ़ाना चालू किया था ना, तब 1 साल की फीस 20,000 रुपए थी जी। कभी 70% डिस्काउंट चलता, कभी 50% चलता, कभी 60% चलता है। अब जो है जैसे बच्चे कोविड के दौरान में काफी झटका लगा है एजुकेशन को, तो अब जो है अब भी 50% हमने मेंटेन कर रखा है। अच्छा। तो अलग अलग जो है ना, जैसे 20,000 रुपए फीस से हमने कम किया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाई हर जगह पर चल रही है, हर जगह पर पढ़ाई, हाँ, टेक्नोलॉजी की मदद से। और जो ये सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रही हैं। हम लोग 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए लेकर के बच्चे को पूरा साल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, जो कि बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं कर पा रही। नहीं कराते। व्हाइट बोर्ड यूज नहीं होता हमारे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर पीपीटी, वीडियोस और बाकी चीजें, डिजिटल ऑडियो वीडियो जो यूज करके जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन है उसको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चालू करके और नौकरी लगने तक, और पूरी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ताकि बच्चों को पढ़ाई आसान लगे। कोई भी काम आपको दिखाना तो उसकी वीडियो दिखा दो, फिर उसको समझा दो, आ गया काम। और जो विजुअल इफेक्ट होता है वो ज्यादा देर तक माइंड में रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। इस कारण से जो हम लोग, और जो फिर ये जो पूरा जो टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है, गांव-गांव में जहां पर अच्छा टीचर ही नहीं है, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो, विजुअल जो क्लासेस मिल रही है, और फिर वो हमारी क्लासेस वहां पहुंच रही है। तो पढ़ाई का लेवल, हमारी जो क्लास चल रही है पंचकुला में, हमारी जो क्लास चल रही है दिल्ली में, वही चल रही है, बट गांव में भी सेम टाइम पर सेम क्लासेस, वही रेडाऊ में भी चल रही है, वही फरमाना में भी चल रही है, वही भैंसवाल में भी चल रही है। तो एक छोटे छोटे गांवों तक जो है वो इस प्रकार की क्लासेस है। तो ये जो लेवल है, तो उससे जो एजुकेशन, जो ये बात बोलते हैं ना कि भाई सबके लिए बराबर शिक्षा, तो आईसीएस सबके लिए बराबर शिक्षा करके दिखाएगा, और सबकी रेंज में भी है। सबकी रेंज में, कोई बजट बहुत ज्यादा नहीं है कि कोई इसको निभा नहीं सकता जी। और बहुत लोगों ने हमारी ब्रांचेस ले रखे हैं, फ्रेंचाइजी ले रखे हैं, जहां पर भी जैसे लगता है कि एजुकेशन की कमी है, फ्रेंचाइजी लेकर के भाई 1 क्लास चला लो सिर्फ 10वीं, 2 चला लो, 2 कमरे लग गए, 1 क्लास में 1 लाख रुपया लगता है, 2 क्लास में 2 लाख रुपए लगते हैं, 4 क्लास में 4 लाख रुपए, जो करोड़ों रुपए लगा करके स्कूल बना के बैठे हैं, उनको टक्कर किसी किराए के छोटे मोटे पुराने घर में बैठ करके 2-4 लाख रुपए लगा करके वे स्कूल वाले दे रहे हैं। जहां आईसीएस खुलता है वहीं स्कूलों की नींद गायब। इन्होंने हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया। बहुत लोगों का जो है हमारे पास जो जैसे फोन आया, स्कूल वालों का आया, सर आप जो है ये करोगे तो हम तो बिल्कुल ही मर जाएंगे, पहले ही मरे पड़े और मर जाएंगे। मैंने कहा सर हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ाओ, हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ा दो। और जैसे देश में क्यों ना अच्छी एजुकेशन मिले। और कितने लोग जो है आईसीएस के एंटी रहते हैं, 24 घंटे चक्कर में रहते, कभी खबर झूठी छापेंगे, कभी वीडियो झूठी बनाएंगे, कभी कुछ और करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। मैं कभी नहीं डरता, सुबह उठ करके ये सोचता हूं कि जो भी मेरे से आज दिन में हो तो लोगों का भला होना चाहिए, और उस रास्ते पर प्रॉपर चल रहे हैं, किसी का कोई डर नहीं है। प्रॉपर तरीके से बच्चों को बड़े आराम से पढ़ाते हैं, और बोलते हैं बोला जो है ये बात वो बात, आप कैसे मैनेज करते हो। तो कैसे मैनेज, जो इसमें दिक्कत कहाँ बताओ। हम जाते हैं क्लास पढ़ाते हैं सब लोगों को, हम 24 घंटे अगर 400 BC में रहिए, करना वो करना, मोहित को धोखा देना, फलाने को धोखा देना, उसको क्या झूठ बोली थी, उसको क्या झूठ, सबको सब बराबर। हमारा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाने पे, इनका फ्यूचर मात्र पढ़ाने पर, मैनेजमेंट का मैं कोई काम नहीं करता। आप जितनी भी बार देखे होंगे, आप जो जितनी बार आए, मैं आपको जो है मैं हमेशा कूल दिखाऊंगा। सुबह से शाम तक क्लास पढ़ा के आता हूँ भाई साहब। वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहती है, टोटल सेटिस्फेक्शन, जो मेरा बेसिक काम है वो बेसिक काम कर रहा हूँ। और जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था, आप जो मन करे ना, जो सवाल आए मन में वो पूछते जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा टीवी पर भी जैसे बैठते हैं और कुछ होता है स्क्रिप्टेड होता है, आपको पता है ना, पहले से बोलते हैं ना ये क्वेश्चन पूछना, इस तरह से आंसर देना आपने, मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, सारी चीज स्क्रिप्टेड होती है। मैंने तो आपको नहीं कहा, और मैं तो हमेशा ऐसे ही जाता हूँ, और जाकर के जिसके मन में जो सवाल पूछे, जो भी बात करनी है, हमेशा ओपन है। क्या दिक्कत है जी? एजुकेशन पॉलिसीज ने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, स्कूलों ने पढ़ाई का बट्ठा गोल कर रखा है। इसको सुधारने के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर।
लोकल लेवल तक, गांव गांव तक, कमजोर से कमजोर बैकग्राउंड के लोगों के लिए अवेलेबल है। और हम लोग तो उसके बाद भी ये रहते हैं यार, फिर भी कोई आदमी 5-7 हजार भी नहीं दे सकता ना, तो कोई भी सामाजिक संस्था ये रिकमेंड करती हो कि हाँ भाई बच्चा वहां पर जाके इसका जो है देख लेना, तो हमारे पास भाई साहब पढ़ते होंगे अब भी 100, 200, 500 बच्चे हो सकता है पढ़ते होंगे अब भी। अच्छा, वो ऐसा पढ़ते होगा। रहते हैं उनके लिए भी मना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जा रही है उनको। जी। बहुत बढ़िया सर। कोई भी आदमी जो है रिकमेंड करते हैं भाई, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे मैं सेफ इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, अब वो जो है माँ रक्तवाहिनी संस्था उसके साथ जुड़ा, और बहुत सारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ाते थे, वो जो रिकमेंड कर देते हैं तुरंत से, कोई दिक्कत नहीं। जी। क्या दिक्कत है, 2-4 बच्चे फ्री पढ़ लेंगे। हाँ, जब इतने जिस दिन मैंने चालू किया ना, उस दिन मैंने ये सोचा था कि कोई भी बच्चा आईसीएस से इसलिए उल्टा ना जाए कि उसके पास पैसे नहीं है। कोई आदमी सीधा आता तो मैं नहीं करता, लेकिन कोई संस्था रिकमेंड करती, कोई भी आदमी, सामाजिक आदमी रिकमेंड करता, मैं तुरंत से कर देता। इतनी जिम्मेदारी ईमानदारी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये प्राइवेट संस्था है, पैसे से चलती है, सारी चीजें होती हैं, उतना वो सब चलता है, लेकिन उतना मैं मेंटेन करता हूँ। जी। सो दिस वाज नॉट कंप्लीटेड येट, देयर इज मच मोर टू लर्न इन द अपकमिंग एपिसोड्स, सो स्टे ट्यून्ड विद करियर जानो।